फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस की, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2026 में होने वाला है। उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस हैं हिंदी पेडागोजी के। तो इससे पहले भी अभी एक क्लास हुई थी जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम डिफरेंट 15 क्वेश्चंस करेंगे, न्यू 15 क्वेश्चंस करेंगे हिंदी पेडागोजी के। तो आपने वो वाली क्लास देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उसे भी देख लें। उसके बाद ये वाली क्लास भी देखें। इसमें हम नए क्वेश्चंस करेंगे। उसमें हमने 15 क्वेश्चंस किए थे हिंदी पेडागोजी के, इसमें हम और नए 15 क्वेश्चंस करेंगे हिंदी पेडागोजी के। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ए ऑप्शन क्या है आपका? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बी ऑप्शन है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सी ऑप्शन है, भाषा अर्जन और अधिगम दोनों का आधार सांस्कृतिक होता है। या डी ऑप्शन है आपका, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का बल होता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट का ए ऑप्शन क्या है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है आपका, भाषा अर्जन और अधिगम दोनों का आधार सांस्कृतिक होता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल गलत है। भाषा अर्जन और अधिगम दोनों का आधार सांस्कृतिक होता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन देखिए, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का बल होता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है कि भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का बल होता है। डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ए ऑप्शन है, बच्चों से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पूछना। बी ऑप्शन है, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। सी ऑप्शन है, बच्चों से विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना और उनकी भाषा को परखना। या डी ऑप्शन है, बच्चों से सुंदर लेख लिखवाना। भाषाई क्षमता का आकलन करना है, उसका तरीका आपसे पूछ रहा है। तो देखो, बच्चों से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पूछना ये नहीं है आकलन का सबसे उचित तरीका। बी ऑप्शन देखिए, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, ये भी नहीं है भाषाई क्षमता का आकलन करने का अच्छा तरीका। और आप देखिए डी ऑप्शन क्या है, बच्चों से सुंदर लेख लिखवाना, ये भी नहीं है भाषाई क्षमता का आकलन करने का अच्छा तरीका, उचित तरीका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों से विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना और उनकी भाषा को परखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बच्चों से विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना और उनकी भाषा को परखना। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है, हिंदी के कठिन शब्दों का अर्थ जानना। बी ऑप्शन है, किसी भी स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाना।
सी ऑप्शन है बोलकर और लिखकर पूर्ण शुद्धता बनाए रखना, या डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को याद करना। तो पूछ रहा क्या है, हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो देखिए हिंदी के कठिन शब्दों का अर्थ जानना ये नहीं है महत्वपूर्ण उद्देश्य, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए बोलकर और लिखकर पूर्ण शुद्धता बनाए रखना ये भी नहीं है महत्वपूर्ण उद्देश्य, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। याद करना तो लर्निंग में आ गया, रूट लर्निंग में, ये भी आपका कट हो जाएगा। याद नहीं करना, पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को याद करना ये भी हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। तो आपका उद्देश्य क्या है, थर्ड का बी ऑप्शन देखिए, किसी भी स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाना, यही क्या है हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, किसी भी स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास किस प्रकार होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास किस प्रकार होता है। ए ऑप्शन है अनुकरण के माध्यम से, बी ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, सी ऑप्शन है भाषा के जन्मजात उपकरणों से, या डी ऑप्शन है पुरस्कार और दंड के माध्यम से। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो अनुकरण के माध्यम से नहीं होगा। भाषा का विकास वाइगोत्स्की के अनुसार अनुकरण के माध्यम से होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। भाषा के जन्मजात उपकरणों से होता है, ये बात भी गलत है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। पुरस्कार और दंड के माध्यम से विकास होता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। भाषा का विकास किस प्रकार होता है, सोशल इंटरेक्शन द्वारा होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है ना वाइगोत्स्की ने, तो भाषा का विकास किस प्रकार होता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी आप क्लास देखना स्टार्टिंग से एंड तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, निदानात्मक परीक्षण का भाषा शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की जांच करना, बी ऑप्शन है अंत में अंक प्रदान करना, सी ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी कमियों और कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, या डी ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण के बाद परीक्षण लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो बच्चों की प्रगति की जांच करना ये नहीं है डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन कट हो जाएगा। और देखिए अंत में अंक प्रदान करना ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं है, बी भी कट हो जाएगा। और देखिए डी ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण के बाद परीक्षण लेना ये भी नहीं है। तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों की भाषा संबंधी कमियों और कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बच्चों की भाषा संबंधी कमियों और कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों की भाषा संबंधी जो कमियां और कठिनाई हैं उनके कारणों का पता लगाना। 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुभाषिकता कक्षा कक्ष में किस रूप में कार्य करती है। बहुभाषिकता कक्षा कक्ष में किस रूप में कार्य करती है। ए ऑप्शन है शिक्षण में एक गंभीर समस्या के रूप में, बी ऑप्शन है एक संसाधन और वरदान के रूप में, सी ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा के रूप में, डी ऑप्शन है छात्रों के अनावश्यक तनाव के रूप में। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो गंभीर समस्या के रूप में नहीं है बहुभाषिकता, कार्ड तो नेगेटिव नहीं है, बहुभाषिकता पॉजिटिव है। तो बाधा के रूप में भी नहीं है, सी ऑप्शन भी कार्ड दो।
अनावश्यक तनाव के रूप में भी नहीं है, डी ऑप्शन भी काट दो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक संसाधन और वरदान के रूप में बहुभाषिकता कार्य करती है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन और वरदान के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेखन क्षमता का आकलन करते समय सबसे अधिक ध्यान किस बिंदु पर दिया जाना चाहिए। लेखन क्षमता का आकलन कर रहे हैं हम, तो सबसे अधिक ध्यान किस बिंदु पर दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है सुंदर हस्तलेख पर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही बात गलत है, इसको काट ही देते हैं। लेखन क्षमता का आकलन करते समय क्या हमें सुंदर हस्तलेख पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए। ए ऑप्शन आपका कट हो गया। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन देखिए, लेखन क्षमता का आकलन कर रहे हैं हम। बी ऑप्शन है वर्तनी की शुद्धता पर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, वर्तनी की शुद्धता पर। सी ऑप्शन है विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति पर। डी ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों के पालन पर। तो क्या था हमारा क्वेश्चन था, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लेखन क्षमता का आकलन करते वक्त। तो ए ऑप्शन तो हमारा कट गया था 7 का। देखो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तनी की शुद्धता पर भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए व्याकरणिक नियमों के पालन पर भी जो है मुख्य बिंदु पर ध्यान देने के बारे में पूछ रहा है ना, तो हमें डी ऑप्शन पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लेखन क्षमता का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। तो आपको क्या देखना है, 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए लेखन क्षमता का आकलन करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन उचित है। प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन है बच्चों को भाषा के व्याकरणिक नियम रटाए जाएं। बी ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सी ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही पहली बार भाषा सीखते हैं। या डी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन को आप पहले ही काट देंगे, मातृभाषा को नज़रअंदाज नहीं करना है, डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए बच्चे विद्यालय आकर ही पहली बार भाषा सीखते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे विद्यालय आकर ही पहली बार भाषा सीखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। अब ए और बी बचा आपका। ठीक है, ए क्या कह रहा है, बच्चों को व्याकरणिक नियम रटाने चाहिए, बिल्कुल रोटी लर्निंग हमको करवानी ही नहीं है, तो ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, तो बच्चों की भाषा शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन उचित है, बच्चे विद्यालय आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, तो आपका 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चे विद्यालय आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। देखिए ग्राफ आ रहा है और ग्राफ को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख के प्रदर्शित करते हैं ना, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, और ग्राफ को हम लिख के प्रदर्शित करते हैं। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है आपके, पठन विकार, पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, सुनने में समस्या,
बाघ विकार। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं पढ़ने से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन कट हो जाएगा। सुनने से भी नहीं है, बोलने से भी नहीं है, किससे? लिखने से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखन विकार लिखने में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है, लिखने में कठिनाई, लेखन विकार यानी कि लिखने में कठिनाई से संबंधित है। क्या? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने में कठिनाई से संबंधित है। 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। देखिए, हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी की जो क्लास है उसमें प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन है वे हिंदी सीखना नहीं चाहते। बी ऑप्शन है प्रायः उनकी मातृभाषा और हिंदी की संरचना में अंतर होता है। सी ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। डी ऑप्शन है शिक्षक उनका मार्गदर्शन नहीं करते। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शिक्षक उनका मार्गदर्शन नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है। डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है? हिंदी बहुत कठिन भाषा है, नहीं, सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, ए क्या है? वे हिंदी सीखना नहीं चाहते, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायः उनकी मातृभाषा और हिंदी की संरचना में अंतर होता है। जो हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः उनकी मातृभाषा और हिंदी की संरचना में अंतर होता है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना सीधे दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना सीधे दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है? ए ऑप्शन है अनुवाद विधि। बी ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड। सी ऑप्शन है द्विभाषी विधि। डी ऑप्शन है सूत्र विधि। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सूत्र विधि नहीं होती है, डी ऑप्शन कट हो जाएगा आपका। और देखिए, द्विभाषी विधि भी नहीं होती है, बी भी कट हो जाएगा। अनुवाद विधि भी नहीं होती, ए भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, 11 का बी ऑप्शन डायरेक्ट मेथड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना सीधे दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है? वो देती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है आपका प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है कविता के कवियों के नाम याद कराना। बी ऑप्शन है कविता का मुख्य भाव और आनंद उठाना। सी ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। या डी ऑप्शन है कविता को शब्दशः कंठस्थ करना। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कवियों के नाम, ये एक सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे थे? 12 कर रहे थे। कौन सा कर रहे थे? 12 कर रहे थे। थोड़ा सा कट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 कर रहे थे। तो 12 क्या है? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कविता के कवियों के नाम याद कराना? बिल्कुल नहीं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कवियों के नाम याद कराना नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना भी नहीं है, सी भी कट हो जाएगा।
कविता को शब्दशः कंठस्थ करना भी नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कविता का मुख्य भाव और आनंद उठाना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कविता का मुख्य भाव और आनंद उठाना। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? रेमेडियल टीचिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन है छात्रों का परीक्षा परिणाम सुधारना, बी ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों को हमेशा के लिए समाप्त करना और अधिगम अंतराल को भरना, सी ऑप्शन है कमज़ोर बच्चों को कक्षा से अलग करना। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से पहले एलिमिनेट कर देते हैं। एक ऑप्शन आपका लास्ट में है इस पेज पर, तो देखिए 13 का देखिए कमज़ोर बच्चों को कक्षा से अलग करना बिल्कुल नहीं है रेमेडियल टीचिंग का लक्ष्य है, सी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए छात्रों का परीक्षा परिणाम सुधारना भी नहीं है, ए भी कट हो जाएगा। अब एक ऑप्शन और देख लेते हैं, बी हमें पॉजिटिव लग रहा है, बच्चों की त्रुटियों को हमेशा के लिए समाप्त करना और अधिगम अंतराल को भरना, ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। हमें डी ऑप्शन और देखना है, उसको और देख लेते हैं। देखिए डी ऑप्शन क्या है? पाठ्य पुस्तक को शीघ्र पूरा कराना, ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा था हमें, बच्चों की त्रुटियों को हमेशा के लिए समाप्त करना और अधिगम अंतराल को भरना। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों की त्रुटियों को हमेशा के लिए समाप्त करना और अधिगम अंतराल को भरना। 13 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भाषा की कक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग का क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग का क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाना, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग को प्रभावी और प्रसंगानुकूल बनाना, सी ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंक लाना, डी ऑप्शन है छात्रों पर अतिरिक्त भार डालना। तो छात्रों पर अतिरिक्त भार डालना तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, डी ऑप्शन आप काट दीजिए। सी ऑप्शन देखिए परीक्षा में अच्छे अंक लाना भी मुहावरे और लोकोक्तियों के का प्रयोग का तात्पर्य क्या है? भाषा की कक्षा में मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग का तात्पर्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, छात्रों पर अत्यधिक भार डालना नहीं, ए ऑप्शन है भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाना नहीं, बी ऑप्शन क्या है भाषा प्रयोग को प्रभावी और प्रसंगानुकूल बनाना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा, भाषा की कक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग का क्या तात्पर्य है? भाषा प्रयोग को प्रभावी और प्रसंगानुकूल बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्क्रीन पर, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सुनना कौशल के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सुनना कौशल, श्रवण कौशल की बात हो रही है, श्रवण कौशल के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए ऑप्शन है सुनी गई बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या सारांश बताना, बी ऑप्शन है शब्दों का कठिन श्रुत लेख लिखना, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से कोई गद्यांश पढ़ना, या डी ऑप्शन है वर्णमाला का उच्चारण करना। श्रवण कौशल के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका पूछ रहा है, तो देखो वर्णमाला का उच्चारण करना नहीं है श्रवण कौशल के मूल्यांकन का अच्छा तरीका, डी ऑप्शन काट दीजिए। पाठ्य पुस्तक से कोई गद्यांश पढ़ना भी श्रवण कौशल के मूल्यांकन का अच्छा तरीका नहीं है, सी भी काट दीजिए। बी ऑप्शन देखिए शब्दों का कठिन श्रुत लेख लिखना, ये भी नहीं है आपका सुनना कौशल के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका। ए ऑप्शन देखिए सुनी गई बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या सारांश बताना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सुनी गई बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या सारांश बताना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुनना कौशल के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनी गई बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या सारांश बताना। तो ये थे आपके
हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप आपने स्टार्टिंग से एंड तक ये वीडियो देखी होगी, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, न्यू क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।